तुम्हारा एडमिशन हो चुका है। क्लर्क की बात सुनकर नैन ने उसको हैरानगी से देखा। कब हुआ? इसने ज़रा गुस्से से पूछा। इस दिन तो ऐसे बहस कर रहे थे जैसे मुझसे ज़ाती बैर है कोई। मुँह खा जाने का दौड़ी। देखो बीबी, मुझसे बहस मत करो, वो साहब खड़े हैं। उन्होंने तुम्हारा एडमिशन कराया है, अब जाओ यहाँ से। और भी स्टूडेंट्स हैं। क्लर्क गुस्से से बोला तो इसकी निगाह इसके बताए गए बंदे पर गई। स्याह पैंट कोट में वो भी जो शख्स था फ़ोन पर बात कर रहा था। नैन ने अपनी फाइल्स उठाई और इस आदमी के जानिब बढ़ी। और अचानक जब मनचाहा शख्स आपके सामने आ खड़ा होता है तो आपके जज्बात किस कदर मुश्किल में होते हैं। बिल्कुल वैसा ही कबीर के साथ हुआ था। अचानक वो इसके सामने आ गई थी, फाइल्स को सीने से लगाए गाउन और इसी तरह गाउन के ऊपर दुपट्टा लिए जिसमें इसके बालों की गोल्डन लटें निकलकर चेहरे को छू रही थी। बार बार हर किस्म के मेकअप से पाक चेहरा चमकता हुआ रोशन, बस खड़ी नाक में छोटा सा सफ़ेद नग। हालांकि इसकी उम्र के लिहाज से ये फैशन कुछ नामुनासिब सा था, मगर वो नग कबीर के दिल का हाल पूरा कर गया। वो सकवत में खड़ा इस लड़की को देख रहा था जिसकी नज़रें सपाट थी। मेरे एडमिशन के पैसे आपने भरे हैं। नैने इसके इस तरह देखने पर कुछ बरहम नजर आ रही थी। कबीर ने इर्द गिर्द देखा जैसे अपना तलस्सुम तोड़ा हो और मोबाइल कान पर से हटाया। हाँ, वो बोला। किस लिए? बिना किसी लचक के बोली थी। कबीर के पास अलबत्ता जवाब नहीं था। वो यूं ही खड़ा रहा, नजरें इस चांद की चांदनी की तरह खिलते चेहरे पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। नैन ने इसे टिकटिकी बांधे देखा और गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी में दबे पैसे इसकी जानी बढ़ा दिए। ये ले, इसने कहा। कबीर ने मुट्ठी में दबने की वजह से कुछ ख़राब से नोटों को देखा, फिर इसको देखा। इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी हथेली इसके सामने थी। दिल क्या छूकर महसूस कर ले, मगर दिल की कभी मानी नहीं थी। ज़रूरत नहीं है इसकी, इसने बस इतना कहा। मगर मुझे है मिस्टर एक्स वाई जेड, मैं खुद को किसी भी मुसीबत में नहीं पड़वाना चाहती। इसने सुर्ख चेहरे से इसकी मजबूत हथेली थामी और इसमें नोट पटक कर वो एक गुस्सीली निगाह इस पर डालकर वहाँ से चलती चली गई। कबीर ने अपनी हथेली को फिर जाती हुई नैन को देखा था। हाइटेड और स्लिम, ऊपर से ज़रा नखरीली सी। वो कबीर की धड़कनों के सांस पर बजने लगी थी। इसने मुस्कुराकर वो नोट मुट्ठी में थाम ली और वहाँ से बाहर निकल गया। सुबह जैन के साथ वो यहाँ पर आया था, मगर जैन तो गधे के सर पर से सींग की तरह गायब हो गया था। अलबत्ता इससे फ़र्क नहीं पड़ा था। वो जिस काम के लिए आया था वो हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। कॉफ़ी का कप हाथ में थामे वो रफ नाइट ड्रेस में लाउंज के सोफे पर दोनों टांगें ऊपर किए बैठा था। दोपहर हो चुकी थी, तभी इसकी आंख खुली थी और वो सीधा नीचे आ गया था। मदीहा को देखकर इसने सलाम किया, जबकि मदीहा ने नज़रों में ही इसकी नज़र उतारी थी। वैसे तो इसके चारों बेटे ही हैंडसम थे, मगर सालार अपनी लुक्स को कुछ ज़्यादा ही मेंटेन रखता था। और फिर इसकी और जैन की आंखों का हेज़ल ग्रे कलर और भी खूबसूरत लगता था, जबकि कबीर और आरिस का होंठों के पास दिल इसके बेटे सब में अलग नुमायाँ होते थे। सालार के पास आकर इसके बड़े बड़े बिखरे बालों को माथे पर से हटाकर इसकी पेशानी को चूमा था। मेरा नालायक बेटा, आखिर वो घर पर लौट कर आया है। वो इसका एसी ब्लैंकेट उठाकर बोली, जो वो साथ ही ले आया था। सालार ने इनकी जानिब देखा और मुंह बनाया। दुनिया से पूछें आपका बेटा नालायक है या नहीं, ये तो मेरी जान आपके पापा ही बताएंगे कि आपकी बार आप किस चीज़ के लायक है। वो हंसी, जबकि जबकि सालार को याद आ गया पिछली बार जब 1 महीने बाद घर लौटा था तो इसके बाबा ने इसे जूतियों से पिटाई की थी। मुझे आपके जल्लाद शौहर से डर लगता है, वो मनमनाया था। हाँ, इतने ही आप मासूम हैं जितना हंगामा आप और आरिस मचाते हैं और तो कोई नहीं करता। खैर, मैं आरिस की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। सालार ने शाने उचकाए। छोटा भाई है आपका, समझाया करे इसे। मदीहा इसके पास बैठ गई। इसकी अकल समझने के लायक नहीं, दुनिया जहाँ की ज़िद है इसमें, इसे कबीर ही सेट कर सकता है। सालार ने शाने उचकाए और कप सोफे पर ही रख दिया। मदीहा ने घूर कर कप उठा लिया, जबकि सालार मुस्कुरा कर अपना सेल फोन देखने लगा। अपने बाबा से मिलने चले जाइएगा ऑफिस, मदीहा ने उठते हुए कहा। ना जी, कबीर आएगा फिर ही मैं किसी से मिलूंगा, मुझसे नहीं हैंडल होते आपके शौहर। शटअप सालार, बाबा कहा करें, मदीहा ने घूरा। हाँ वही, लापरवाही से बोला, जबकि मदीहा ने नफ़ी में सर हिलाया। भैया आ गए आप। परेशी और अमल एकदम चीखी के सालार के हाथ से सेल गिरता गिरता बजा। जब मैं नज़र आ रहा हूँ तो आ गया हूँ, ये चीखने की क्या तुक थी। वो दोनों को घूर कर बोला, जबकि वह दोनों ही हंसने लगी। क्या लाए हैं आप हमारे लिए, सबसे पहले ये बताएं, हमेशा की तरह उन्होंने सवाल किया। सलार ने सेल फोन साइड पर रखा। क्या मुझे कुछ लाना था? वो पुरसोच हुआ। भैया, वो दोनों चीखी। आराम से, अभी सूटकेस नहीं खोला मैंने, वो हंसते हुए बोला। मैं खोलूँगी। परीक्षा जल्दी से ऊपर भागी। आयत को भी लेती आना, और बिना खोले सूटकेस मेरे पास हो। वो आंखें निकालता वार्न करने लगा। हाँ हाँ ठीक है। परीक्षा ने सर झटका। मुझे तो सामान से मतलब है, वो मज़े से बोली। मैं आयत को बुलाती हूँ, अमल ने कहा तो सालार ने सर हिला दिया। आयत अपने लिए लाया गया सामान देख रही थी। सालार ने इसे अपने पास बिठाया हुआ था, जबकि सारा काम परीक्षा और अमल कर रही थी। चंद पल को वो आरिस को और अपनी हालत को भूल भाल कर अपने हाथ में मौजूद बड़े सारे भालू को खुशी से देख रही थी। थैंक यू भैया, वो खुशी से बोली। मुस्कुराहट ने इसके चेहरे को बेपनाह हसन बख्श दिया था।
جبکہ سالار نے مسکرا کر سر ہلایا اور آیت کی نگاہ آرز پر گئی جو لاؤنج کے دروازے میں کھڑا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سرد سپاٹ نظریں آیت کی مسکراہٹ سے مٹتی چلی گئی۔ اس نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ سالار نے اچانک دروازے کی جانب دیکھا۔ تمہارا ذہنی مریض شوہر آ گیا، اس نے آیت کے کان میں کہا، جبکہ آیت نے ایک بے بس نگاہ اس پر ڈالی اور اٹھنے لگی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو چپ چاپ، اس کی مجال نہیں ہے میرے سامنے تمہیں کچھ کہے، اور فٹو سے بلا وجہ ڈرتی ہو تم، وہ بولا جبکہ آرز کو اگنور کر دیا۔ آرز اندر آیا اور ڈائریکٹ آیت سے بولا، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ وہ اکثر اس پر حکم جماتا تھا مگر کبیر اور بابا کے سامنے دور ہی رہتا تھا۔ آیت سر ہلاتی اٹھی جبکہ سالار نے پھر اسے بٹھا لیا۔ بھائی تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، جا کر لے لو کچن سے، اس نے چڑھانے والے انداز میں کہا، اور آیت کا سامان دیکھنے لگا۔ بھیا میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، آرز سنجیدگی سے بولا جبکہ سالار نے اس کی جانب دیکھا۔ آیت کا بھی دل دھک سے رہ گیا تھا، پہلی بار اس نے یہ بات کی تھی۔ میں دے دیتی ہوں، آیت نے جلدی سے کہا جبکہ سالار نے شانے اچکائے۔ اسے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تبھی زیادہ بحث کیے بنا وہ پریشی اور حمل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جبکہ آرز آیت کے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ بیٹا میں اسنیکس لا رہی تھی، تنزیلہ بولی، گھر میں چہل پہل سی ہو گئی تھی۔ تبھی وہ مسکرا رہی تھی، آیت کو دیکھ کر بولی، چچی مگر مجھے اسنیکس نہیں کھانے۔ آرز کی سرد آواز سنائی دی تو تنزیلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خود اسنیکس لے کر وہاں سے باہر آ گئی۔ آیت نے اس کی جانب دیکھا جو ہاتھ باندھے اسی کو گھور رہا تھا۔ کیا کھائیں گے آپ؟ اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کے رقص کو تنزیہ مسکراہٹ سے دیکھتا ہوا وہ چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اگر تم پیش ہو جاؤ تو رات اچھی گزر جائے گی۔ ٹانگیں ٹیبل کے نیچے پھیلا کر وہ بے باکی سے بولا۔ آیت کی سانسیں پھولنے لگی تھی مگر بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ڈرامہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میڈم آیت کہ میں یہ بھولی بننے کا ناٹک کر کے تم میرے دل میں جگہ بنا لو گی؟ اچانک چھری اٹھاتا وہ اس کی جانب بڑھا جبکہ آیت کی چیخ سے نکلی تھی۔ آرز نے چھری اس کی جانب کی جبکہ آنکھیں نکال کر اس کو دیکھا گویا جتانا چاہتا ہو کہ آواز بند رکھو ورنہ گلا کاٹ دوں گا۔ آیت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جبکہ آرز کو سنائی دے رہا تھا جیسے کچن میں کوئی آ رہا ہو۔ اس نے آیت کا ہاتھ پکڑا اور کچن کے ساتھ بنے اسٹور روم میں لے گیا جہاں راشن لا کر رکھا جاتا تھا۔ آیت اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ زیادہ آواز نکالو گی تو سب کو پتہ چل جائے گا، تو بہتر ہے اپنی آواز کا گلا گھونٹ دو، ورنہ تمہارا گلا گھونٹنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ وہ بالکل اس کے نزدیک ہو گیا جبکہ آیت کی پوچھ الماری سے جا لگی۔ پلیز آرز ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، صرف ایک بات کہوں گا، اس کے بعد مجھے تم سے غرض نہیں۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ بالکل اپنے نزدیک کرتا ہلکی آواز میں بولا۔ آیت کے سرخ کامتے چہرے پر ایک نگاہٹ لب بھیگی پلکیں اس کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھیں جبکہ وہ اس پر غصہ کر کے اپنی توجہ بانٹ رہا تھا۔ پوچھو کیا؟ اس کا دوسرا ہاتھ بے ساختہ اس کے گال کو سہلانے لگا۔ آیت نے ایک پل کو آنکھیں بند کی تھیں۔ کیا؟ وہ بولی، بابا سے تم کہو گی کہ آرز کو دوسری شادی کی اجازت دے دیں۔ وہ پنکارا آیت کا سانس ٹوٹ سا گیا۔ آرز تنزیہ مسکراہٹ سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر آرز کی انگلی پر جا سجا جسے اس نے مسکراتے ہوئے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر میں تمہیں اور تمہارے اس بچے کو دونوں کو قبول کر لوں گا ورنہ میری آخری سانس تک تم بیاہی ایک کنواری، یہ ایک بچے کی ماں۔ لوگوں کی باتیں ہی سنتی رہ جاؤ گی، سوچ لو۔ وہ پیار سے مسکرایا، اس کی جان نکال کر کیسے بالکل مطمئن تھا۔ آیت کو رونا آ گیا، اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں جکڑ لی جبکہ آرز اس کے کامتوں لبوں سے مزید نگاہ نہیں ہٹا پایا اور اس کے چہرے پر اچانک ہی جھکتا اپنے لبس کی شدت سے اسے جھلسانے لگا جبکہ آیت کی سانسیں بند ہونے لگی مگر آرز خوراک خمار میں بہکتا چلا گیا۔ اپنی سانسوں کی فکر ہوئی تو اس نے اس سے علیحدگی برتی اور اس کو سختی سے جکڑے اور سانس بحال کرنے لگا۔ آیت کی سانسوں کی پرواہ نہیں تھی، اس نے آیت کی گردن کو اور سختی سے جکڑا۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، جتنی جلدی کرو بابا سے بات کرو، انہیں مناؤ، یہ کچھ بھی کرو، سمجھی؟ اچانک اسے چھوڑ کر وہ دور ہوا۔ اور اپنے لبوں پر سے معمولی سا لگا خون صاف کرنے لگا۔ انگوٹھے پر خون دیکھ کر اس نے وہ خون زمین پر بیٹھی آیت کے گال پر سجا دیا جس کے لبوں سے خود بھی خون نکل رہا تھا۔ آرز مسکرا دیا، یقین مانو تم ساری بھوک ختم کر دیتی ہو۔ اس کے کان میں بولا، میں انتظار کروں گا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ اس کے پاس سے اٹھا اور کچن میں سے نکلتا چلا گیا۔ باہر وہ سب اسنیکس کھا رہے تھے۔ آرز بیٹا کھانا کھا لیا؟ مدیحہ نے پوچھا۔ جی مما، کھانا اچھا تھا، وہ مسکرا کر بولا۔ سب حیرانگی سے اس کی مسکراتی بوتی دیکھنے لگے جبکہ مما نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کہاں جا رہے ہو اب؟ سالار نے مغرب کے بعد کا وقت دیکھا، آرز نے بھی باہر دیکھا اور پلٹ کر آ گیا۔ جانتا تھا وہ اسے نکل نہیں دے گا، اگر وہ ضد کر کے گیا بھی تو کبیر اور بابا سے بلا وجہ جھاڑ پلوا دے گا۔ یہ انسان کا بچہ کب بنا؟ سالار نے ماں کے کان میں کہا جنہوں نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا۔ بھائی ہے تمہارا؟ پتہ ہے اس نے کہا۔
ओ भैया! अचानक सलार की गर्दन में बाजू डाले ज़ैन इस पर चढ़ा था जो अभी उठा ही था मुश्किलों से। वो कुछ करता था अब भी फ्रेश होने के लिए कि बाबा देखकर इसको झाड़ ना पिला दे। वो जाने लगा कि ज़ैन इस पर चढ़ दौड़ा। सलार मुस्कुरा दिया और उसका कान पकड़कर इसको अपने सामने किया। थड़की आदमी कहाँ थे पूरे दिन तुमसे, और ये वक्त है घर आने का। इसने घूरा। यार प्लीज़ बड़े भैया की एक्टिंग मत करें। ज़ैन ने हाथ जोड़े। जबकि सलार की जान था ज़ैन। इसने हंसते हुए इसे गले निकल लगाया। बीच में कोई मीटिंग तो नहीं आई थी तुम्हारी? वो इसके कान में पूछने लगा। मत पूछो यार, बड़े भैया की वजह से कंगाल हूँ मैं। वो मुंह बसोड़ने लगा जबकि सलार हंसा था। बच तो गए हो ना? इसने पूछा। ज़ैन ने सर हिलाया। मैं सब सुन रहा हूँ। आरिस ने इन दोनों की तरफ देखा जिनका चेहरा एकदम संजीदा हो गया था। ऐसी बातें बच्चे नहीं सुनते, सलार ने कहा। मगर बड़े भैया ज़रूर सुनते हैं। कबीर को देखकर आरिस हंसा। सब इसको हंसता मुस्कुराता देखकर खुश हुए थे। सबकी निगाह कबीर पर गई। अलबत्ता सलार की हंसी सिमट गई। यार बाबा तो नहीं आ रहे अभी? वो एकदम इसको देखता बोला। गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं, कबीर ने संजीदगी से कहा और आरिस के साथ बैठ गया। ओ शिट! सलार जबकि भागा था अपने कमरे की जानिब। बाबा को सख्त चिढ़ थी कि माँ बहनों के बीच कोई भी लड़का अपने नाइट ड्रेस में बैठे, जबकि वो कब से यूं ही बैठा था। वो ऊपर भाग गया जबकि कबीर भी उठा। आरिस कुछ देर तक मेरे रूम में आओ, इसने कहा जबकि मदीहा जो आरिस के मुस्कुराने पर खुश हो रही थी अचानक जैसे इसे एहसास हुआ कि आयत यहाँ मौजूद नहीं है। कबीर के जाने के बाद आरिस भी अपने कमरे में चला गया जबकि मदीहा जल्दी से किचन में गई, मगर वहाँ कोई नहीं था। इसने स्टोर रूम चेक किया, वहाँ भी कोई नहीं था। या अल्लाह, अब इस मासूम लड़की का दिल दुखाकर मेरा बेटा खुश ना हो रहा हो। इसने दिल से दुआ की और बाहर गई जहाँ मुर्तज़ा साहब आ गए थे। सब ने इन्हें सलाम किया। वो वहीं सबके बीच बैठ गए, मुस्कुराते चेहरे, आने वाले वक्त से अनजान रिश्तों में खुश थे। बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी है। कबीर को स्टडी में दाखिल होते देख उन्होंने किताब बंद की। हाँ बोलो, अपने सामने बैठने का इशारा करते हुए बोले, यानी इसकी जानिब मुतवज्जा हुए। कबीर इनके सामने बैठ गया। टी शर्ट और ट्राउज़र में यूँ भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। बाबा, शादी का फ़ैसला किया है मैंने, वो बोला बिना झिझके। मुर्तज़ा मुस्कुरा दिए। गुड, मैं तुम्हारे इसी फ़ैसले के इंतज़ार में था। वो मुस्कुरा कर दराज में से कुछ तलाश करने लगे। मैं चाहता हूँ आप इस लड़की के घर मम्मा के साथ जाएँ मेरा रिश्ता लेकर, वो बोला। कौन लड़की? तेवरी माथे पर डाले वो पूछने लगे। नैन नाम है इसका, मुझसे छोटी भी है काफ़ी, मगर मुझे पसंद है, वो बोला। तो मुर्तज़ा तैश में इसकी जानिब देखने लगे। दिमाग ख़राब है या दुरुस्त करूँ तुम्हारा? हमारे ख़ानदान में कोई गैर लड़की नहीं आएगी, और तुम समझ रहे हो जो अफशीन ने ज़िद में आकर कर लिया तो अब इस घर में सबकी ज़िदें मानी जाएंगी। वो टेबल पर हाथ मारते बोले जबकि कबीर ने सुर्ख नज़रों से इनकी जानिब देखा। मैं आपसे अपनी बात कर रहा हूँ, अफशीन चाची की नहीं। कबीर के मिजाज से कौन वाकिफ़ नहीं था? सामने चेयर पर बैठे वो भी जानते थे कबीर बहस में नहीं करना चाहता, मगर तुम्हारे लिए, तुम्हारी मम्मा की बहन की बेटी के बारे में हमने काफ़ी पहले से सोचा हुआ है। ख़ानदानी लोग हैं, मुर्तज़ा तहम्मुल से बोले। पापा, मैं आपसे नैन की बात कर रहा हूँ। कबीर अपने गुस्से को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। कबीर, बहस मत करो, जाओ यहाँ से। हम लोग कल ही इनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे, वो बोले और मेज़ पर से किताब उठा ली। इस वक्त कबीर के खून में अंगारे से दौड़ उठे थे। शादी भी फिर खुद ही कर लेना। पास पड़ी किताबों को फेंकता वो उठा और तनफन करता बाहर निकला तो सलार सामने ही संजीदगी से खड़ा। दोनों की नजरें मिली। कबीर का लाल सुर्ख चेहरा था। वो वहाँ से अपने रूम में जाने लगा। कबीर, बात सुनो मेरी। सलार इसके पीछे दौड़ा। मुझसे किसी ने बकवास की तो अपना मुंह तोड़वाएगा, वो आधी रात को दहाड़ा जबकि सलार दूर हट गया। मैं तुमसे बकवास नहीं, सिर्फ बात करना चाहता हूँ, और तुम मेरा मुंह तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा तोड़ दूंगा। बेहतर है बात कर लो। टूटे हुए मुंह से फिरते हुए दोनों अच्छे नहीं लगेंगे, वो सुकून से बोला। कबीर ने गुस्से से सांस खींचा और कमरे में चला गया। सब जबकि सलार भी उसके पीछे अंदर चला गया। वो नैन नामी लड़की के बारे में सब जानना चाहता था जो उसके भाई को पसंद आ गई थी, यानी इस ढीठ इंसान को जो अपने साथ साथ इसकी उम्र भी निकाल रहा था शादी की।